सबसे पहले ये जो शब्द है लॉ, विधि, इसको मैंने बार बार डिफाइन किया गया है कि विधि शब्द को कहां पर डिफाइन किया गया है, आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के ए में, ठीक है ना। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के ए में जो है तो किसको डिफाइन किया गया है, विधि को। तो कैसे पढ़ेंगे आर्टिकल 13 को, तो समझेंगे। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के ए में जो है तो किस शब्द को डिफाइन किया गया है, विधि को, जिसको ऐसे बताया गया है। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो पहला कहता है कि विधि का बल रखने वाली, विधि का बल रखने वाली, ठीक है ना, कोई अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम, अधिसूचना और विनियम, ठीक है। ये और लास्ट में लिखा है रूढ़ि या प्रथा। तो विधि का बल रखने वाली, अब विधि का बल रखने वाली का मतलब मैंने आपको बार बार समझाया है कि विधि का बल रखने का मतलब ये है कि ये जितने भी ये अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम, अधिसूचना, विनियम, रूढ़ि, प्रथा, ये सभी जो है तो किसी ऐसी संस्था द्वारा बनाया गया है जिसे विधि बनाने की शक्ति है, ठीक है ना। तो विधि का बल रखने का मतलब है कि विधि बनाने वाली संस्था द्वारा, ठीक है ना, विधि बनाने वाली संस्था द्वारा बनाई गई विधि, विधि का बल रखेगी। और विधि बनाने वाली संस्था कौन कौन सी है, तो वो है आपकी संसद और आपका राज्य विधान मंडल, ठीक है ना। तो संसद और राज्य विधान मंडल ये दो प्रकार की संस्थाएं हैं जो कह सकते हो कि विधि बनाती हैं और ऐसी विधियां विधि का बल रखती हैं, ठीक है ना। तो इनके द्वारा बनाया गया कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम, अधिसूचना, विनिमय, रूढ़ि, प्रथा, ये विधि कहलाती है। कहां पर बताया गया, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 है। अब इसके बाद ये आर्टिकल क्या कहता है कि ये जितनी भी विधियां हैं, ठीक है ना, जितनी भी विधियां हैं जो आपका यहां पर डिफाइन की गई हैं, ये पर्टिकुलर जो विधि है, ये विधि दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो। एक होता है संविधान पूर्व विधि, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान पूर्व विधि, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। संविधान पूर्व विधि मतलब कि संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1915 के पहले की विधि क्या कहलाएगी, संविधान पूर्व विधि। और 26 जनवरी 1950 के बाद की विधि कहलाएगी संविधान के बाद की विधि, ठीक है ना, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान के बाद की विधि। अब जो संविधान पूर्व विधियां हैं, तो संविधान पूर्व विधियां, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने सिलेबस को देखोगे, ठीक है ना, तो आप अपने सिलेबस को देखोगे तो आप अपने सिलेबस में पाओगे आईपीसी। आईपीसी का साइटेशन क्या है, 1860, 1860 यानी कि 1950 के पहले की विधि है ना। इसके बाद आप इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका साइटेशन देखोगे तो 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका साइटेशन देखोगे तो 1872। फिर उसके बाद आप क्या देखोगे, इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है ना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसका साइटेशन देखोगे तो 1881। और आपका टीपीए देखोगे तो इसका 1882।
यानी कि इतनी विधियां आपके सिलेबस में जो है तो ये संविधान पूर्व विधियां हैं, ठीक है। और इसके बाद अब अपने सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में आपका जैसे सीआरपीसी है, अच्छा इसमें एक विधि और आ जाएगी, इसमें जो है तो आपकी सीपीसी भी आ जाएगी, क्योंकि सीपीसी भी जो है तो 1908 का साइटेशन रखती है, यानी कि सीपीसी भी 1908 का साइटेशन रखती है, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस में इतनी विधियां हैं तो संविधान पूर्व की विधियां हैं। संविधान के बाद की विधियों में जाओगे तो सीआरपीसी 1973, फिर उसके बाद जो है तो आप देखोगे सीआरपीसी के बाद जो है तो आपका एक तो वो एमपी एलआरसी 1959 है और एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 है ना। ये जो विधियां हैं ये, इसके बाद आपका और भी हैं जैसे आपका जो है तो एसआरए 1963 और लिमिटेशन एक्ट 1963, ठीक है ना। तो एसआरए लिमिटेशन एक्ट, और तो ये विधियां जो है तो आपका संविधान के बाद की विधियां हैं। तो संविधान के पहले की विधियां मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले की विधियां और 26 जनवरी 1950 के बाद की विधियां। अब ये आर्टिकल क्या कहता है, देखो पढ़ो, पढ़ते हैं फिर उसके बाद क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत में सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक इस भाग के उपबंधों से असंगत होंगी, ठीक है ना। ऑल लॉ फोर्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब इनकॉन्स्टेंट होंगी उस मात्रा तक जिस मात्रा तक वो इनकॉन्स्टेंट होंगी, असंगत होंगी, किससे, भाग 3 से। तो अब यहां पर ये कहता है कि ये विधियां यदि भाग 3 से असंगत हैं तो असंगति की मात्रा तक क्या होंगी, शून्य होंगी। अब देखो ये बात यहां पे बता दिया गया, ये विधियां यदि भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 मतलब कि मौलिक अधिकार से असंगत है, ठीक है ना। भाग 3 से असंगत है मतलब कि भाग 3 से असंगत है कि फंडामेंटल राइट से असंगत है, तो असंगति की मात्रा तक क्या होंगी, शून्य होंगी, ठीक है। और इसके बाद में क्या कहता है, क्लॉज 2 देखो कि बाद में राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो भाग 3 में, यानी कि सिंपल सी बात है कि बाद में यदि कोई विधि राज्य बनाएगी, राज्य हमने लास्ट सेशन में देख लिया, राज्य मतलब संसद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सभी जो राज्य की परिभाषा में है। तो राज्य जो है तो भाग 3 से असंगत विधि नहीं बनाएगी, और यदि बनाती है तो वह विधि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, है ना। तो ये आपका आर्टिकल, ये संविधान पूर्व विधियों के लिए आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है, और बाद के लिए आर्टिकल आपका 13 क्लॉज 2 कहता है। यहां तक जो बैरेट में लिखा है वो हमने पढ़ लिया। अब चूंकि आपको ये पढ़ाया जाता है कि आर्टिकल 13 में किसको डिफाइन किया गया है, जुडिशियल रिव्यू को, तो क्यों जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन किया गया है। अब ये तो इसमें कह दिया गया कि भैया शून्य होगी, तो कौन डिसाइड करेगा कि कोई विधि शून्य है, कौन डिसाइड करेगा कोई विधि शून्य है, तो ये डिसाइड करेगा न्यायपालिका। तो न्यायपालिका फिर क्या करती है, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग करती है। अब आते हैं उस शब्द के लिए जिसको लेकर के आप यहाँ पढ़ते हो। तो हम इसी के लिए पढ़ते हैं कि आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू बताया गया है, ठीक है ना। इसी में मतलब ये इस चीज का निर्धारण करना है कोई विधि शून्य है कि नहीं, है ना। तो शून्य है कि नहीं, तो इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो अब अपन आते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। अब न्यायिक पुनर्विलोकन को यदि मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो न्यायिक पुनर्विलोकन है क्या, आप सिंपल सा 3 पार्ट में देख सकते हैं। पहला पार्ट है
न्यायालय द्वारा, पहला पार्ट है न्यायालय द्वारा, दूसरा पार्ट है किसी विधि की, तीसरा पार्ट है संवैधानिकता को क्या करना, निर्धारित करना, संवैधानिकता को निर्धारित करना या संवैधानिकता की जांच करना है, सिंपल सा जांच करना। संवैधानिकता की जांच करना क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन है कि न्यायालय द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता की जांच करना न्यायिक पुनर्विलोकन है। तो न्यायालय द्वारा, अब यहां पर जो पहला शब्द निकल के आता है, सभी चीजें आपके सामने बोर्ड में मैंने लिख दिया, न्यायालय द्वारा। तो न्यायालय का मतलब क्या है, पहला तो पार्ट चीज है न्यायालय द्वारा। तो यहां पर न्यायालय द्वारा यानी कौन सा न्यायालय, तो यहां पर ध्यान रखना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो केवल दो ही न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती हैं। कौन कौन कर सकती हैं, उच्चतम न्यायालय कर सकती हैं या उच्च न्यायालय कर सकती है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन सभी न्यायालय नहीं कर सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही जो है तो न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती हैं। किसी भी विधि की, किसी भी विधि का मतलब फिर चाहे वह कॉन्स्टिट्यूशन प्री लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट लॉ हो, यानी कि संविधान के पहले की, यानी कि चाहे ये विधि हो या चाहे ये विधि हो, किसी भी विधि की जो है तो संवैधानिकता की जांच करना। अब संवैधानिकता की जांच का मतलब क्या है, यह देखना कि फंडामेंटल राइट से संगत है कि असंगत, ठीक है ना। तो जो संगत होगी वो संवैधानिक होगी और जो विधि जो है तो असंगत होगी वो क्या होगी, असंवैधानिक। बस यही चीज तो है और कुछ नहीं न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है ना। तो इस बात का निर्धारण करना कि कोई विधि जो है तो संविधान से संगत है कि असंगत, न्यायालय द्वारा, न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा किसी विधि की, फिर चाहे विधि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, उस विधि की संवैधानिकता की जांच करेगी। संवैधानिकता की जांच करना मतलब देखेगी कि उस विधि में कोई प्रावधान ऐसे तो नहीं है जो फंडामेंटल राइट से संगत है, कि संगत है तो वो विधि क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी, और यदि असंगत है तो वह विधि जो है तो असंगत की मात्रा तक शून्य हो जाएगी। तो बेसिकली जो है तो ये क्या कहलाता है, आपका जुडिशियल रिव्यू कहलाता है, सरल शब्दों में यहां पर जो है तो मैंने आपको बताया।